इंडिया फेडरल कंट्री. व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री? देखो, बेल्जियम कितनी बड़ी कंट्री है, छोटी सी, कितनी छोटी सी कंट्री है. ठीक है, श्रीलंका भी एज़ कम्पेयर टू इंडिया बहुत छोटी कंट्री है. तो अब श्रीलंका और बेल्जियम में हमने पढ़ा था कि क्या क्या प्रॉब्लम हुई थी डाइवर्सिटी के चक्कर में उनके कंट्री में, और उन्होंने कैसे अकोमोडेट किया. अब व्हेन वी स्टडी अबाउट इंडिया, नॉट ओनली इन द मैटर ऑफ साइज बट इन द मैटर ऑफ पॉपुलेशन एज वेल, वी आर अ वास्ट कंट्री. इतनी लैंग्वेजेस, रिलीजन, कितना कुछ है. तो यहाँ पे अगर हमारा पार शेयरिंग अरेंजमेंट ठीक नहीं होगा तो इट कैन रियली क्रिएट अ लॉट ऑफ ट्रबल फॉर अस. तो जब हम आज़ाद हुए उसके बाद ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था कि हम एक ऐसी कंट्री बनते कि भाई जहाँ पे ये सारी प्रॉब्लम्स ना आती जो आ सकती थी. हमें पता ही था भाई इतने 500 टुकड़े थे हमारे, इतने छोटे छोटे प्रोविंसेस थे, है ना. तो जब इन द बिगिनिंग ना देयर वाज नो सच टर्म एज फेडरेशन. Soon after independence, several princely states they became a part of the country. और इंडिया को हमने यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा और फेडरेशन वर्ड यूज़ नहीं किया था, बट हम थे उसी प्रिंसिपल पे काम कर रहे थे, फेडरेशन और फेडरलिज्म पर ही काम कर रहे थे. तो क्योंकि हमने देख लिया कि ये जो हमारी फीचर्स थे जितने भी पढ़े हमने, वही 2 टायर सिस्टम था. यूनियन गवर्नमेंट है और सेंट्रल, जैसे हमने सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स भी है, और बाद में ये 3rd टायर ऑफ फेडरलिज्म वाज एडेड. तो यानी कि हाँ, जिसे हम बोलते हैं पंचायती राज सिस्टम. पंचायती, वो भी हम इसी में लेटर ऑन पढ़ने वाले हैं कि क्या इम्पोर्टेंस है और उसको हमने कैसे इम्पोर्टेंस दी. पंचायत पहले भी एग्जिस्ट करती थी बट एक यू कैन से एक सिस्टमैटिक मैनर नहीं था. जैसे बहुत सिस्टमैटिकली एवरी 5 ईयर हमारे इलेक्शंस होते हैं, पंचायत और में ऐसा नहीं था. बट जब ये आया, जब हम पढ़ेंगे, एक टॉपिक आएगा बेटा हमारा डिसेंट्रलाइजेशन, उसमें हम ये डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है. तो एज इन एनी फेडरेशन दीज डिफरेंट टायर्स एंजॉय सेपरेट ज्यूरिसडिक्शन. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये 3 फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसे यूनियन स्टेट में कैसे डिवाइड होती है पावर, ये मेंशन है. अभी कैसे पता चलेगा भाई मेरे पास क्या है और तेरे पास क्या है? स्टेट और सेंटर में ये लड़ाई हो सकती है, बड़ी नॉर्मल सी चीज़ है. मैं बोलूँगा मैं सेंटर हूँ, मेरे पास ज़्यादा पावर है, मैं ये सब कुछ करूँगा, ऐसा कुछ नहीं है. तो ये ना हो गड़बड़, इसलिए बनाई गई लिस्ट. 3 लिस्ट है हमारी, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट. अब ये यूनियन लिस्ट क्या है? बेटा यूनियन गवर्नमेंट क्या होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट को यूनियन गवर्नमेंट भी कहते हैं ना. हाँ, तो इस लिस्ट के अंदर वो सारे सब्जेक्ट्स हैं जो नेशनल इम्पोर्टेंस के हैं, जिस पर डिसीजन लेने का राइट हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट या हमारी यूनियन गवर्नमेंट को है. डिफेंस हो गया, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन एंड करेंसी. ये कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो पूरी कंट्री को अफेक्ट करेंगी, और डेफिनेटली एक यूनिफॉर्म पॉलिसी आनी चाहिए इन मैटर्स में. इंटरनेशनल अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये हर एक को अफेक्ट करेगा. डिफेंस, तो कुछ एक ऐसी चीज़ें जो ऑल ओवर कंट्री को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं, वो हमने सारी की सारी यूनियन लिस्ट में डाली है. आई विल बी गिविंग यू दैट लिस्ट. ठीक है. और यूनियन गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉज रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट्स मेंशन्ड इन द यूनियन लिस्ट. अब इस यूनियन लिस्ट में जो जो सब्जेक्ट्स मेंशन्ड हैं, कुछ एक यहाँ पे आपको दिए हुए हैं ना, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन और करेंसी, तो वो सारे के सारे हमारे यूनियन लिस्ट के अंदर मेंशन है. अभी रिसेंटली एक आई थिंक आपको पता होगा कि बाय 30th September the 2000 currency notes will not be in use. So who has taken this decision related to currency?
this decision is related to currency and it has been taken up by the union government, क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट को ये राइट है ये डिसीजन लेने का, ठीक है। देखो बेटा ये ना इसे बोलते हैं देयर इज़ अ पॉलिसी, ये हमारे इकोनॉमिक्स में भी आता है पॉलिसी, इसे क्लीन नोट पॉलिसी करके कहते हैं। कुछ टाइम बाद ना ऐसे रिवाइज और रिविजन ज़रूरी हो जाती है सो दैट इफ़ देयर आर सम फेक नोट्स विच आर फ्लोटिंग इन द मार्केट, उनको पकड़ा जा सके और उनको रोका जा सके। जितने भी फेक नोट्स होंगे वो ऑलरेडी छप चुके होंगे। अब अचानक से हमने कहा कि ओके इस टाइम के बाद हम 2000 के नोट्स बनाएंगे नहीं, तो हम उनका नुकसान होगा और इन केस हम ब्लैक मनी भी जो है उसको भी हम सर्कुलेशन में लाकर उसको थोड़ा सा हमारी इकोनॉमी को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। ये बहुत सारे कंट्रीज़ में होता रहता है। चलो अब आती है दूसरी लिस्ट जिसका नाम दिया हमने स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट ऑब्वियसली स्टेट और लोकल इंपॉर्टेंस से रिलेटेड जो सब्जेक्ट है उस पर हमने स्टेट को राइट दे दिया, अच्छा चलो भैया आप बना लेना इस पर सारे के सारे जो भी रूल्स बनाने हैं, पुलिस, ट्रेड, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, ये सारे के सारे हमारी स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है, ठीक है। और एक और आ जाती है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट क्या होता है, जहाँ पर दोनों के दोनों ना मिलकर काम करेंगे, यूनियन गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट। वो सब्जेक्ट हैं इसके अंदर जो जिन पर डिसीजन स्टेट भी ले सकता है और सेंटर भी, ठीक है। अब ये कौन कौन से हैं, ये एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियंस, मैरिज, एडॉप्शन, सक्सेशन, वेयर both the union government and state government they can make laws। और मान लेते हैं भैया ये राज़ी नहीं होते, भाई वो कहेगा नहीं मेरा लॉ चलेगा या तुम्हारा लॉ ठीक नहीं है, मतलब वट एवर, इफ़ देयर इज़ एनी सॉर्ट ऑफ कन्फ्लिक्ट तो हम हमेशा यूनियन गवर्नमेंट की बात मानते हैं, यूनियन गवर्नमेंट विल प्रिवेल, ठीक है। तो क्या सारे के सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं इन तीनों लिस्ट में? नहीं। देखो क्योंकि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो तब नहीं थी। बाय एवरी टाइम वी आर इवॉल्विंग, द चेंजेस आर कमिंग अप एवरी डे। तो जैसे कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, साइबर क्राइम हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं। सो वो सारे सब्जेक्ट एक रेजिडुअरी सब्जेक्ट में आ जाते हैं, ठीक है। तो यूनियन, स्टेट, कॉन्करेंट, उसके बाद आ जाती है एक लिस्ट बोलोगे या सब्जेक्ट्स बोलोगे, उन्हें बोलते हैं बेटा हम रेजिडुअरी सब्जेक्ट। ये 1 मार्कर में आ सकता है आपका। So now according to our constitution the union government has the power to legislate on these residuary subjects, okay। Now any questions?